खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। करंट से मृत कांवड़ियों के परिजन 50 लाख मुआवजा नहीं मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। बिचगांव बस स्टैंड पर भूख हड़ताल की आरंभ। वृद्धा को पटरी पार करने में मदद करती किशोरी खुद हुई ट्रेन का शिकार। रूबास पुलिया के पास हुआ दर्दनाक हादसा। फार्मेसी की शटर काट करके हजारों की नकदी पार। जेल चौराहे पर शिव कॉम्प्लेक्स परिसर में CCTV में कैद हुई वारदात। और न्यायिक कर्मियों की हड़ताल से कामकाज पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। पदों का पुनर्गठन नहीं होने पर बना आक्रोश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। करंट से 2 कांवड़ियों की मौत और करीब 30 के झुलसने के मामले में उचित मुआवजे की मांग को लेकर अनशन शुरू हो गया है। लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव बस स्टैंड पर उनके परिजन और ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि पर मंदिर में कांवड़ चढ़ाए जाने के दौरान ट्रक से हाई टेंशन की ढीली बिजली लाइन टच हो गई थी। इसके चलते 2 कांवड़ियों की जान चली गई थी। मृतक सुरेश प्रजापत के पिता कजोड़ी के अनुसार न्याय नहीं मिलने तक वह पुत्र के अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। वहीं श्याम सुंदर मीणा का कहना था कि वह खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मृतकों के परिजनों को सिर्फ 5 लाख का मुआवजा पर्याप्त है और ऐसे में वह भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा झुलसे हुए लोगों को भी पूरी मदद दी जाए। श्याम सुंदर ने बताया कि पहले ही दिन 100 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पर बैठने को लेकर तैयार हो गए, लेकिन फिलहाल कुछ लोगों से अनशन शुरू करवाया गया है। मृतक सुरेश के पिता कजोड़ी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं सुरेश के 3 बच्चे हैं। इस हादसे के बाद पूरा परिवार गमगीन बना हुआ है। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो कि प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हैं। हम इसलिए बैठे कि प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद लीपा पोती डरा धमका के और मामले को शांत किया और न्याय नहीं मिला। हमारी मांग है कि 50-50 लाख मृतकों को मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए इनके आश्रितों को, जिससे कि इनके परिवार का गुजारा हो सके। गंभीर घायलों को 5-5 लाख और बाकी को 2-2 लाख की हमारी मांग है। अब आप सोचने की बात है कि जो घर का कमाऊ पूत चला गया, जो घर का जिसके पूरा दारोमदार था, जिसकी वजह से सारा की सारा घर चलता था, आज उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। और उनके पिताजी बैठे, ये 70 वर्ष लगभग उम्र है, इनके कुछ बच के नहीं, अभी कैसे संभालेंगे। एक बच्चे की शादी करनी, बड़ी बच्ची शादी के लायक हो रही है, लगभग 2 छोटे बच्चे उनसे। पटरियां पार करने में एक वृद्ध की सहायता करती 17 साल की किशोरी खुद रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। अलवर के रूबास पुलिया के पास खुशबू मीणा की जान चली गई। जानकारी के अनुसार परवेणी निवासी रामोतार मीणा PWD में बेलदार है और रूबास क्षेत्र में रहते हैं। गुरुवार शाम उनकी बेटी खुशबू दूध लेने जाने के लिए पटरियों पर पार कर रही थी। इसी दौरान एक वृद्ध महिला को पटरी पार करने में सहायता के लिए वह दोबारा रेल पटरी पर लौटी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई रानीखेत एक्सप्रेस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और खुशबू की मौके पर ही जान चली गई। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। वहीं परिवार सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। अभी तो रूबास में रहा। क्या हुआ था? सब एक बुड्ढी को पटरी क्रॉस करा रही, जो वापस छोड़ कर वापस आई, जब चपेट में आ गई गाड़ी की। तो ये क्या लेने गई थी? ये तो बाजार जा रही दूध लेने के लिए। दूध लेने के लिए? कितने साल की है? 17 साल। अच्छा, फिर आते समय हुआ ये? आता समय। कौन सी ट्रेन थी? रानीखेत। अच्छा, फिर आपको कैसे पता लगा? माज को साइड में मकान काम चल रहा, उन्होंने बताया सब। अच्छा, क्या कहा? वो घर पे बोल बगाया, वहाँ पड़ोस को काम हो, जो घर पे बोल बगाया, वो लोग तुम्हारे बच्चे ऐसे गाड़ी से पेट में आ गई। तो पढ़ती थी क्या ये? हाँ। कौन सी क्लास? 12 क्लास।
और वहीं राजगढ़ के ग्राम झांकड़ा में तेज गति से आई बाइक ने मजदूर की जान ले ली। इसके बाद आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया। लक्ष्मणगढ़ के गोठड़ा गांव निवासी राम सिंह जोगी अलवर में मजदूरी के बाद वापस लौट रहा था। कांदोली बाईपास पर वह गतराते करीब 12 बजे बस से उतरा और पैदल घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक ने उसे टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। राम सिंह को गढ़ी सवाईराम से अलवर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राम सिंह के परिवार में पत्नी सहित 4 छोटे बच्चे हैं। इन मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया है। राम सिंह नाम है इसका और रात को करीब 11 साढ़े 11 12 बजे के लगभग ये आ रहा था गांव गोठड़ा, तो पैदल आ रहा था। ये अलवर से काम करता था, ये मजदूरी पैदल आ रहा था। तो अब पता नहीं, वो बाइक तो वहीं पड़ी है और बाइक वाले का पता नहीं है हमें। एक्सीडेंट रात को 12 बजे हमारे पास फोन आया था, तो इसको गढ़ी सवाईरा में एडमिट करवाए, वहां से रेफर अलवर कर दिया। इसके चोट ज्यादा आई है तो ये एक्सपायर हो गया। कितने बजे की बात है? ये करीब है 12 साढ़े 12 बजे की बात, रात को। रात के 12 बजे। हाँ जी। अलवर के जेल चौराहे स्थित शिव कॉम्प्लेक्स में फार्मेसी शॉप में हजारों की चोरी हो गई। पहले चोर शटर काटकर भीतर घुसे और उसके बाद गल्ले के ताले को पत्थर से तोड़ दिया। वहीं इसमें रखी करीब 35,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार प्रीतम दास के अनुसार उनके दामाद जितेंद्र फार्मेसी का संचालन करते हैं। जब वह शुक्रवार सुबह दुकान पर पहुंचे तो यह घटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वही काम करते हैं इस फार्मेसी दुकान। वो जैसे आए, उन्होंने देखा शटर टूटी हुई पड़ी है। उन्होंने गौरव को फ़ोन किया, तो गौरव ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बाहर गया हुआ था बाजार, तो दोनों साथ आए हम। तो हमने देखा ये, फिर तो क्या देखा आपने? ये शटर टूटी हुई हमने देखी, फिर आगे काट रखी है ना? हाँ, परली साइड में उखाड़ रखी थी। तो क्या सामान चला गया? उखाड़ रखी थी। फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, मूलचंद जी को। फिर उसके बाद हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप पहले अंदर देखो क्या क्या है, आपका निकला है। फिर हमने अंदर देखा तो जब हमने देखे गले उले संभाले 30-35 हज़ार। गौरतलब है कि अलवर में मकान और दुकानों में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इनमें से कम ही घटनाओं के खुलासे हो पा रहे हैं। अलवर कोर्ट परिसर में न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहे। ऐसे में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा के अनुसार पिछले 2 साल से पदों का पुनर्गठन नहीं किया गया। हाई कोर्ट भी इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर चुका है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अनिश्चितकालीन अवकाश जारी है। इसके अलावा कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली गई। पूरे राजस्थान में यह आंदोलन चल रहा है। इसकी आयत रणनीति है, जैसा कि अब प्रदेश भर में अलवर जिले के अंदर जैसे 19/7/2025 से पदों के पुनर्गठन को लेकर जो सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई थी वो निरंतर जारी है। और ये भी हमारी अब घोषणा पक्की है कि अब जब तक हमें पुनर्गठन का सोल्यूशन नहीं किया जाएगा तब तक हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाएंगे, चाहे सरकार हमारे साथ कुछ भी करे। और अब जैसा राजस्थान उच्च न्यायालय भी हम कर्मचारियों के खिलाफ आदेश पारित कर रहे हैं, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमने पक्की ठान ली है कि चाहे हमको नौकरी से घर जाना पड़े, कुछ भी हो, हम आप पुनर्गठन लेकर ही जाएंगे। और अगर राजस्थान सरकार या राजस्थान उच्च न्यायालय हमको घर भेजना चाहे तो हमें घर भेज दें। अलवर के नंगली चौराहे के पास प्रसिद्ध तीजा कैफे दुकान के संचालक आपस में झगड़ पड़े। ऐसे में तमाशबीन की जमा हो गए। दोनों भाइयों के परिवार भी आपस में लड़ते दिखाई दिए। वहीं सिर्फ करीब 20 मीटर की दूरी पर पुलिस बूथ है और 2 थानों के प्रभारी भी वहां खड़े हुए थे। इनमें कोतवाली और एनएबी के एसएचओ शामिल थे। उन्हीं के सामने झगड़ा हुआ और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इसके बाद दोनों पक्षों को कोतवाली ले जाया गया। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पर अलवर से जयपुर पदयात्रा जारी है। यह विद्यार्थी राजगढ़ के ढिगावड़ा तक पहुंच चुके हैं। इनमें विनोद जाटव, अंकित गुर्जर और हार्दिक वर्मा आदि शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि लोकतंत्र में युवाओं को नेतृत्व की दिशा देने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। ऐसे में यह पदयात्रा सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का माध्यम है।
श्रावण मास शुक्ल पक्ष में सिंजारा 26 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं 27 जुलाई को तीज का पर्व है। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार जिन नव युवतियों का हाल ही में विवाह या सगाई हुई है, उनके ससुराल से सिंजारे के रूप में वस्त्र और घेवर आदि भेजे जाते हैं। इन दोनों दिन सगाई, गोद भराई और रिंग सेरेमनी आदि मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में 2 तिथि को मनाए जाने वाले सिंजारे का पर्व महिलाओं द्वारा कल 26 जुलाई शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसके अगले दिन 27 जुलाई रविवार को महिलाओं द्वारा तीज का त्योहार मनाया जाएगा। सिंजारे के दिन जिन नवयुवतियों का हाल ही में विवाह संपन्न हुआ था या सगाई हुई है, उनके ससुराल से श्रावण मास के प्रथम श्रावण में होने के कारण ससुराल पक्ष से बतौर सिंजारे के रूप में साड़ी, सुहाग सामग्री, झूले, घेवर, फीणी, मिठाई इत्यादि आते हैं। वहीं सिंजारे के दूसरे दिन 27 जुलाई रविवार को श्रावणी तीज का त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। ये दोनों त्योहार राजस्थान प्रांत के मुख्य त्योहार माने गए हैं, जो कि प्रतिवर्ष श्रावण मास में आते हैं। प्राचीन परंपरा व लोक रीति और मान्यता के अनुसार सिंजारे और तीज पर सगाई, गोद भराई, रोके का, रिंग सेरेमनी आदि के मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होते हैं। शास्त्रों सिंजारे व तीज का त्योहार भगवान शंकर और माता पार्वती द्वारा दिए गए कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य व पुत्र पौत्रादि की कामना के लिए दिए गए विशेष आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। इसलिए श्रावण मास में सिंजारा और तीज का विशेष महत्व माना गया है। खेड़ली स्थित राजेश्वरी खाद बीज भंडार पर 573 किलोग्राम गैर उर्वरक उत्पाद जब्त किया गया है। कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा के निर्देशन में निरीक्षक संदीप शर्मा और पिंकी मीणा ने यह कार्रवाई की। शिकायत मिली थी कि इन उत्पाद को बेचने के साथ ही उर्वरक की कालेबाजारी भी की जाती है। वहीं जब्तशुदा उर्वरक को फिलहाल क्रय विक्रय सहकारी समिति के सुपुर्द किया गया है। मौके पर सल्फर का नमूना भी लिया गया। फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा नियम अनुसार कार्रवाई होगी। दिनांक 25 जुलाई को हमारे जो निरीक्षक हैं श्री संदीप शर्मा और श्रीमती पिंकी मीणा के द्वारा खेड़ली में ये कार्रवाई की गई है। और ये जो फर्म है इसके ऊपर हमने ये पाया गया कि इसके यहाँ पर जो अदर देन जो फर्टिलाइज़र है, मतलब जो फर्टिलाइज़र की श्रेणी में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट किसानों को बेचान करने की हमको शिकायत मिली थी। और लगभग 573 किलोग्राम मात्रा को हमने जब्त किया है हमारे निरीक्षकों के द्वारा, जिसको राजसात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो फर्म को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। इन्हीं के यहाँ पे सल्फर का उत्पाद भी था, जिसमें डाउट होने पर हमने उसका सैंपलिंग भी हमारे निरीक्षकों ने किया है और उसको प्रयोगशाला के लिए जांच हेतु तो भिजवाया जाएगा। और मेनली जो शिकायत यहाँ पे कालाबाजारी की मिली थी, इसमें चूँकि 1-2 फर्मों के पास ही फर्टिलाइज़र यहाँ पे उपलब्ध था और हमने प्रयास भी किया था 1-2 किसानों को भेज के कि भाई मौके पर कालाबाजारी का प्रकरण हमारा तैयार हो जाए, लेकिन वो जो किसान हैं उसको ये बताया गया भाई ठीक है कि हमारे यहाँ पे अभी खाद है नहीं। और ये जो फर्म थी राजेश्वरी खाद बीज भंडार, इसके द्वारा पूर्व में कालाबाजारी की गई, इसके वेरिफिकेशन के लिए किसान को हमने बुलाया भी था और किसान ने अपना बयान भी दिया कि हाँ इन लोगों ने मेरे को ज़्यादा रेट पर यूरिया का बेचान किया है। तो किसान के भी हमने बयान दर्ज किए हैं, जिसके सत्यापन के लिए हम अन्य दूसरे किसानों के भी बयान लेंगे जिन किसानों को इस फर्म के द्वारा बेचान किया गया है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि फर्म के यहाँ पर कुछ अनियमितताएं मिली हैं, जिसका हमारे निरीक्षकों ने निरीक्षण नोट में अंकन किया है और नियमानुसार फर्म के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर में शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आएंगे। इस दौरान दोपहर 2 बजे नंगली सर्किल के पास किसानों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। कृषि उपज मंडी में मौजूद किसान और व्यापारियों के अनुसार डॉक्टर मीणा नकली खाद बीज को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अलवर जिले का ही किसान हूँ, ऐसे तो अलवर जिला ही मानो अभी बना है। तो राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। अब किसानों के लिए वो जो खाद और बीज नकली चल रहे हैं उन पर रोक लगा रहे हैं और खाद उपलब्ध कराने की भी बात कर रहे हैं।
आप वरिष्ठ किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो उनके अच्छे कदम हैं और हम भी न्यूज़ में और वैसे आप जो पढ़े लिखे आदमियों से सुनते हैं तो उन्हें 40 ऐसी फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की है जो नकली माल बनाते थे, किसानों को धोखा देते थे, किसान की जेब से नकली माल के पैसे असली के रूप में लेते थे। तो वो अच्छा कदम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं उससे किसानों को तो नुकसान था ही था, ज़मीन भी खराब हो रही थी और जो आम जन उस फसल को, उस अनाज को खाते थे तो उनको भी स्वास्थ्य नुकसान होते थे। एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और उनका जो जीवन है वो सदा किसान के लिए संघर्ष में जीवन रहा है। किसानों के वो एक मसीहा के रूप में उनकी छवि है, जिसके अनुरूप ही वो जो राजस्थान के अंदर आज जो कार्रवाई चल रही है, नकली खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापे पड़ रहे हैं, ये उनकी एक कार्यशैली के अनुरूप ही वो अपना कार्य कर रहे हैं और किसान हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वो सदा किसान के हित में रहे हैं और चूँकि यहाँ अलवर ज़िले के वो प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे बीच में कल पधार रहे हैं, तो इसलिए किसानों में एक खुशी की लहर है कि किसानों के लिए जो कार्य डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसान हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बार अलवर में प्याज का रकबा पिछले साल के बराबर रहने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्याज बुआई का सिलसिला जारी है, साथ ही इसमें गुजरात या नासिक के बजाय अब पूरी तरह अलवर के बीजों का उपयोग किया जाने लगा है। उधर प्रमुख व्यवसायी अभय सैनी के अनुसार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के शनिवार को अलवर आगमन पर बड़ी प्याज मंडी की मांग रखी जाएगी। साथ ही प्याज के निर्यात से टैक्स हटाने की भी मांग है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल सकेंगे। यदि निर्यात पर टैक्स हटा तो विदेशों में अलवर की प्याज पहुंचेगी और अच्छे दाम मिलने से किसानों में समृद्धि आएगी। सर, अलवर में प्याज बड़े एरिया पे लगाया जाता है। आप प्याज के थोक विक्रेता भी हैं और किसानों के साथ प्याज के काफ़ी काम करते हैं। इस बार कितना रकबा लगाया जा रहा है, किस तरह से प्याज अलवर का जो किसान तक पहुंच रहा है, क्या जानकारी? असल में क्या है, इन दिनों में प्याज के बीज की बिक्री है। वैसे तो हमारे यहाँ पर रकबा पिछले साल से ज़्यादा रकबा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इन दिनों में प्याज के बाजार के भाव ठीक नहीं है। प्याज जो है वो बिक रहा है इन दिनों में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये और प्याज में 10 से 15 रुपये किलो का खर्चा आता है। अब किसान इस असमंजस में है कि उसके द्वारा तैयार किए गए बीज को बेच दिया जाए या फसल में लगाया जाए। हमारे यहाँ का भी एमपी की ओर काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। हमारे किसान जो है प्याज का जो असल कालाकरण होता है उससे गंठी बना लेते हैं छोटी और उसको सुखा लेते हैं, फिर उसको दोबारा लगाते हैं, जिसे हमारे भाषा में व्यापार के में उसे प्याज की कांदी कहते हैं, पौध को सुखाकर लगाने को। अब उससे क्या होता है, प्याज जल्दी बन जाती है, तो इसकी तरफ रुझान जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है। अलवर एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया है और सरकार की थोड़ी सी नीतियों में परिवर्तन आ जाए। अभी क्या है कि हिंदुस्तान का प्याज कहीं भी जा नहीं रहा है, निर्यात नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है, वहाँ का लोकल प्याज है, और बड़े जो दूसरे विकसित देश है वहाँ क्वालिटी मेंटेन पे भी काफ़ी असर आ रहा है। इसलिए आने वाले समय में प्याज की फसल जो है वो ज़्यादा मुनाफे की होती नज़र किसानों को नहीं आ रही, जिससे किसानों का अभी ध्यान ज़्यादा प्याज की तरफ लगाने पर नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे किसान इस रकबे को पूरा हो जाएगा। जो रकबा पिछले साल लगा था उतने रकबे से ज़्यादा लगेगा, उससे कम प्याज का बीज नहीं लगेगा, और उम्मीद है कि मौसम ठीक रहा तो फसल भी ठीक हो। सर, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अलवर आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री हैं। दो बड़ी समस्याएं किसानों की प्याज की, एक तो सर बड़ी प्याज मंडी, दूसरी बात वो जब कृषि मंत्री हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं, तो वो केंद्रीय सरकार से कह सकते हैं कि जो विदेशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी देशों में जो प्याज की एक्साइज जो ड्यूटी लगती है, जिससे प्याज विदेशों में नहीं निर्यात नहीं हो पा रहा है, तो उसको हटाया जाए और किसानों को उचित उसका जो फसल का जो दाम मिले, उसका जो पैसे मिले। तो ये दो समस्याओं पे आपको लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से अलवर के किसानों को, आप जैसे व्यापारियों को बात करनी चाहिए? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मैं आज जो राजनीतिक में अपना एक स्थान रखता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी मेरे पे आशीर्वाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का रहा। मैंने उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया। उन्होंने जो दल बनाया उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं और मैं अभी दूसरे दल में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ। ये बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी में दिखावा होता है, भारतीय जनता पार्टी करती कुछ और दिखाती कुछ है, लेकिन वहाँ भी कुछ किरोड़ी लाल जैसे जिम्मेवार मौजूदा लोग बैठे जो किसानों की हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा संघर्ष किया है, किसानों को नकली खाद बीजों से बचाने की कोशिश की है,
और आने वाले समय में ऐसा लगता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसानों के अभी और भी हित के काम करेंगे। अलवर के संदर्भ में मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से मांग करना चाहूँगा, यहाँ एक प्याज की बड़ी मंडी बने। प्याज की मंडी बनने के साथ साथ इस बाजार को इंटरनेशनल बाजार तैयार किया जाए। हिंदुस्तान में अलवर जो ऐसी मंडी है जो राजधानी से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और खास करके हमारा यहाँ पर एनसीआर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से हम लोगों को राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ प्याज की बड़ी मंडी बनती है तो हिंदुस्तान का एक बड़ा टर्मिनल हब यहाँ प्याज की बन सकता है। प्रयास करेंगे। कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी अलवर पधार रहे हैं और हम भी व्यापारी उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। अगर उन्होंने समय दिया तो हम हमारी मांग रखेंगे। अलवर कृषि उपज मंडी में रोजाना 6 से 7 हजार बोरी सरसों की आवक हो रही है। वहीं सरसों के दाम करीब 7,150 रुपए प्रति क्विंटल के बने हुए हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार यह दाम पिछले साल की तुलना में बेहतर है। उन्होंने बताया कि देश में 40% खाद्य तेल की आपूर्ति हो रही है, जबकि 60% विदेश से आयात किया जाता है। सर, मंडी में कैसी हलचल है? विशेषकर सरसों की फसल किसान लेकर आ रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या कहना चाहिए? सरसों के भावों को लेकर मैं समझता हूं कि किसान व्यापारी अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि सरसों के भाव गत वर्ष के मुकाबले 500 से 600 रुपये तेज है। दूसरी ओर क्योंकि आम जनता सरसों के तेल को एक अच्छे तेल के रूप में जो जाना जाता है उसे उपयोग ले रही है, इसलिए विदेशी तेलों से प्रथम बार इस बार अच्छे ऊंचे भाव सरसों के हैं। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि किसान की बुआई का जो समय आए और किसान ज़्यादा से ज़्यादा बोए, इसलिए वो भाव भी ये चाहती है कि ये भाव खड़े रहे। वर्तमान में अचार का भी सरसों तेल की डिमांड है। अचार में भी अलवर मंडी में 6 से 7 हज़ार कट्टे आ रहे हैं और हालांकि कल से 50 रुपये नरम है, लेकिन भाव फिर भी 7150 रुपये के 42 तेल के भाव हैं, जो काफ़ी अच्छे मैं समझता हूँ कि भाव हैं। और तेल भी 166-67 रुपये के जो भाव चल रहे हैं थोक में, वो काफ़ी अच्छे भाव। सर, अच्छे भाव किसान को मिलने से आपको लगता है कि किसान प्रेरित होगा कि दोबारा ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा रकबा में सरसों बोए और इसकी आपूर्ति देश में हो, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो आवश्यकता भी ज़्यादा है? पूर्व में मैं कई बार कहा है कि पूरे देश का तिलहन का अपने खपत के अनुसार 40% हम पैदा कर पाते हैं, 60% हम विदेशों से आयात पर निर्भर हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि देश में इमरजेंसी से भी खराब हालात हैं। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में महाभियोग के लिए विपक्ष को सहमति दे दी, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। उनका कहना था कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसान, मजदूर और आमजन सहित हर वर्ग परेशान है। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट के जज है जसवंत वर्मा, उनके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। तो 15 करोड़ रुपए मिले, जले हुए मिले, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी के सांसदों से कोरे साइन कराए गए, और जब राज्यसभा में इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया, उस पर राज्यसभा सभापति ने उनको प्रस्ताव पास कर लिया। काफ़ी देश में हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आप बताइए, प्रजातंत्र में इलेक्टेड उपराष्ट्रपति महोदय बिना किसी कारण के इस्तीफा दे रहे हैं इस देश में, इसका क्या मतलब? उनको दबाव बनाया गया, उनसे गलत काम कराने की इन्होंने कही। वो कानूनविद व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, कानून जानते हैं। अगले ने मना कर दिया तो उनसे कह दिया आप इस्तीफा दो। ये तो अकेले जाट समुदाय की बात नहीं कर रहा, हर हिंदुस्तानी का अपमान है। एक इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट परेशान होकर के अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। आप अंदाज लगा लो इस देश के क्या हालात होंगे। सर, मेरा सवाल, भ्रष्टाचार चरम पे है। किसी भी दफ्तर में चल जाओ, बिना पैसे काम नहीं होता। आप दिल्ली क्यों जाओ, अलवर में ले लो। अभी वो पुकार रहे लोग सीटीएच वाले मामले में, बता रहे हैं 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक माइंस ओनर ने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि साहब मुझसे कहा 2 करोड़ रुपए तो आज दें और 30 लाख रुपए हर महीने दें, तो इतना पैसा मैं एक साथ नहीं दे सकता, तो मेरी किस्त करवा दो इनसे 2 करोड़ की। ये डूब के मरने की बात नहीं है।
और वो कोई DFO है जिसका नाम मेरे दिमाग स्लिप हो गया, उसने कहा कि ये जो पैसा दे रहा है ना, ये तो तुझे देना ही पड़ेगा। और इस सारे माइंस वालों से लगभग 500 करोड़ रुपए उगा रहे हैं लोग, जिसमें 5 करोड़ DFO के हैं। खुलेआम गुंडागर्दी लूट हो रही है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सर, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज है वर्मा जी, उनके खिलाफ ना तो FIR दर्ज हो रही है, ना जांच हो रही है। आप ये बताओ, किसी भी जो हाईकोर्ट का मामला है वो बड़े लोगों का मामला है, वहां उनके खिलाफ जो चीज है 15 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इसमें ये किसी गरीब आदमी के घर पे 5 करोड़ मिल जाते, 5 लाख ही मिल जाते, अब तक उसके रेड हो जाती इनकम टैक्स की। अब वो जज साहब से पूछना तो चाहिए इनको कि पैसा कहां से आया, वाकई नहीं भेजते ED, इनकम टैक्स और CBI है। तो यही तो सवाल है सर। बल्कि वो जज साहब को किसी दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, ये उनका पनिशमेंट है। जबकि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है और न्यायपालिका तो मेन स्तंभ है, और न्यायपालिका में ही अगर मान लो 15 करोड़ रुपए मिलने लग गए तो लोगों का तो कानून से विश्वास उठ जाएगा। तो मेरा तो महामहिम राष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन है, और हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, माननीय उच्चतम न्यायालय से भी निवेदन है कि ऐसे जो समझदार और होशियार लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और ऐसे कदम उठाए कि न्यायपालिका पे से अगर किसी आम आदमी का भरोसा उठ गया तो आदमी न्याय के लिए खड़ा जाएगा। राजनेताओं पे मैं खुद नेतागिरी करता हूँ, राजनेताओं पर आम जन इतना विश्वास नहीं करता, अधिकारियों पे विश्वास नहीं करता, पत्रकारों पे विश्वास नहीं करता। तुम बुरा मत मानना, पत्रकार भी अब दाब में काम करने लग गया तुम्हारा। अब न्यायपालिका ही पे ये देश टिक रहा है। न्यायपालिका में 15 करोड़ किसी न्यायाधीश से घर मिलने लग जाए तो ये बात तो बहुत ही दयनीय चिंताजनक बात है। इस पर माननीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर योगाश्रम में श्री पार्थ सारथी राजगोपालचारी जी महाराज का 98वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अभ्यासियों के अलावा जिज्ञासुओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। सर्वप्रथम हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड एवं अध्यक्ष कमलेश पटेल दाजी ने हैदराबाद कान्हा शांति वनम से वर्चुअल लाइव ध्यान करवाया। इसके बाद चारी जी महाराज की बायोग्राफी फिल्म दिखाई गई। सच कहता हूँ मेरी। वहीं आध्यात्मिक विषयों पर परिचर्चा भी हुई और इनके सार एवं संदेश पर ग्रुप लीडर एवं हार्टफुलनेस ट्रेनर जयप्रकाश दुबे, साहिब सिंह, अर्पणा दुबे और हेमनारायण सेन ने प्रकाश डाला। इस दौरान बच्चों ने ड्राइंग बनाई और भजनों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर हेमनारायण सेन ने सरल और कम समय में अधिक लाभकारी एक्यूप्रेशर एवं ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में भी बताया। वहीं आश्रम प्रबंधक जगदीश प्रसाद गुप्ता ने निबंध प्रतियोगिता 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके पोस्टर का विमोचन भी किया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी भाग लेने वाले बच्चों को भी भेंट प्रदान की गई। बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन शकुंतला वर्मा ने किया। उधर समापन अवसर पर जोनल कोऑर्डिनेटर कमल सिंह वर्मा ने मास्टर मिशन और पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा प्रोजेक्टर के जरिए कार्यक्रम और प्रस्तुति का तकनीकी सहयोग पंकज वर्मा ने दिया। ट्रेनर अशोक गुप्ता के अनुसार इस मौके पर सभी को प्रसाद वितरण भी किया गया। गौरतलब है कि श्री रामचंद्र मिशन एवं हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र अंबेडकर नगर में सभी अपनी अंतरात्मा से जुड़कर निःशुल्क ध्यान सीख सकते हैं। साथ ही खुद को हमेशा शांत एवं तनाव मुक्त रख सकते हैं। अलवर के महावीर इंटरनेशनल केंद्र में आचार्य हस्ते अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल परामर्श शिविर लगाया। गुरुवार को लगे शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने 56 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। इसके अलावा दवाएं प्रदान की गई और ब्लड शुगर की जांच भी हुई। यह कैंप समाज सेवी मुनिया देवी जैन की स्मृति में आयोजित हुआ। अलवर के गायत्री शक्तिपीठ में हर साल की तरह गुरुवार को तीज पर्व के पूर्व झूला महोत्सव संपन्न हुआ। गणेश वंदना के साथ इसका शुभारंभ किया गया। महिलाओं ने भगवान शिव और राधा कृष्ण जी के सहित श्रावण मास के विभिन्न गीतों और भजनों पर नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा गायत्री शक्तिपीठ में डाले गए झूलों पर झूलने का लुत्फ उठाया।
अलवर के नजर बगीचे से स्काउट गाइड मुख्यालय पर 5 दिवसीय कैंप शुक्रवार को संपन्न हो गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 100 गाइड्स ने भाग लिया। सीओ विजयलक्ष्मी रोहिल्ला के अनुसार यहां आवासीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान गाइड को बताया गया कि आपदा प्रबंधन कैसे होता है और विषम परिस्थितियों में किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग लेने वाली गाइड राज्य स्तरीय कैंप में भाग लेंगी और इसमें पास आउट होने वाली गाइड्स को स्टेट लेवल का पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर जो कि आज अंतिम दिवस के रूप में है। आज बच्चों को जो पाठ्यक्रम करवाया गया उस अंतर्गत आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड, पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स और विषम परिस्थितियों में कैसे अपने आप को इन परिस्थितियों के साथ जूझकर सफलतापूर्वक कार्य करना है। अभी हमारे इन दिनों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करा जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग 27 तारीख को एक बृहद कार्यक्रम जो कन्या उपवन में किया जाएगा, उसमें भी स्काउट गाइड सहभागिता करेंगे। हाल ही में हमारे यहाँ बहरोड में 24 तारीख से भी राज्य पुरस्कार शिविर चल रहा है और थानागाजी में भी हमारे स्काउट का कैंप चल रहा है, जिसमें हमारे करीब 135 स्काउट्स और बहरोड में करीब 150 स्काउट गाइड्स भाग ले रहे हैं। यहाँ पर कितने गाइड? यहाँ पर हमारे 100 बच्चियां भाग ले रही हैं, क्योंकि सिटी क्षेत्र की नयाबास, मनिकाबर्ड, खैरफल, तिजारा। अलवर से हरिद्वार जाने वाली रोडवेज बसें फिर से चलनी शुरू हो गई हैं। यातायात प्रबंधक सुनील भगवती के अनुसार कांवड़ यात्रा की वजह से पिछले करीब 15 दिनों से यह संचालन बंद था। हरिद्वार के लिए अलवर, आगर और मत्स्य नगर आगर की एक बस जाती है। इसके अलावा खाटू श्याम जी के लिए शनिवार, रविवार और हर एकादशी को बसें चलाई जाती हैं। कांवड़िया यात्रा के चलते हुए पिछले 15 दिन से पहली ऊपर से हरिद्वार गाड़ी जाती है मेरठ बस में, तो 23 जुलाई तक बंद। 24 जुलाई से हरिद्वार से 8:30 बजे अलवर से निकलती है, तो हरिद्वार को भेजा जा रहा है। मेरठ जाती है 1:45 बजे, तो भी नियमित चालू कर दिया। इसके अलावा अलवर डिपो में शनिवार, रविवार प्रत्येक 11 से खाटू श्याम जी के लिए वाहन को चालू किया है। हर महीने में हर शनिवार, हर रविवार, हर 11 सुबह 9 बजे यहाँ से रवाना होगी और 4:15 बजे खाटू श्याम के बाहर से रवाना है। ये गाड़ी हमने सिर्फ और 3 डे के लिए पब्लिक की मांग करते हैं। अलवर की महावर धर्मशाला में शिव महापुराण की कथा आयोजित हो रही है। कथा व्यास डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने शुक्रवार को कहा कि व्यक्ति जब सौभाग्यशाली होता है तब उसके घर में कन्या का जन्म होता है। उनका कहना था कि पुत्र से भी ज्यादा कन्या का जन्म होने पर हमें खुशी मनानी चाहिए। कन्या कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी के रूप में जन्म लेती है और उसी दिन से हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वहीं पंडाल में पार्वती जी के जन्मोत्सव मनाया गया। इसके अलावा उनसे संबंधित कथा का प्रसंग सुनाया गया। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरण हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अध्यापकों को ई ग्राम प्रभारी के दायित्व से मुक्त करने की मांग उठाई है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कोटकासी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय अध्यक्ष सतवीर यादव के अनुसार पहले से ही अध्यापकों पर प्रवेशोत्सव, हरियाणा राजस्थान और बीएलओ आदि कई जिम्मेदारी हैं। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष भरत यादव, अजय कौशिक सहित कृष्ण कुमार सांवरिया, राजकुमार यादव और पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये समस्या ये है कि जो हमारे ज़्यादातर टीचर है सर वो ई ग्राम प्रभारी बना रखे हैं, जबकि शिक्षा विभाग से संबंधित इसमें कोई सूचना नहीं है। हमारा जो टीचर है वो बार बार सूचना एकत्रित करता है, लेकिन कोई जवाब भी नहीं मिलता कहीं से भी और बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे संबंधित कोई इसमें विभाग, हमारे शिक्षा विभाग की कोई सूचना संकलित हमने इसमें नहीं करनी। वो मामूली सी है जो विद्यालय संबंधित है। तो हमने पिछली बार भी अपने उपखंड अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया था कि ई ग्राम प्रभारी से अपने अध्यापकों को मुक्त किया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम हटा देंगे, लेकिन अब की बार फिर लगा दिया। आज हम फिर अपने जो उपखंड अधिकारी महोदय है इनको ज्ञापन दिया है कि ई ग्राम प्रभारी के काम से अध्यापकों को बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए। इनकी हमारे विभाग की कोई सूचना नहीं है, संबंधित विभाग को ये कार्य दिया जाए और उपखंड अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्या उस पर गहनता से विचार किया जाए।
अलवर नगर निगम के सेक्टर 1 में ठेके के करीब 20 सफाई कर्मियों को हटाने को लेकर रोष व्याप्त है। इनमें शामिल स्वराज अटवाल ने बताया कि कर्मचारियों ने काम करने के लिए औजार मांगे थे। ऐसे में मनमाने तरीके से ठेकेदार ने 20 कार्मिकों को हटा दिया है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सभी को कार्य पर वापस रखने की मांग उठाई है। अगर हमारे लिए औजार चाहिए, झाड़ू चाहिए, हमको 2 पैसा की मजदूरी मिले, बताओ हम क्या करेंगे? घर चलाएंगे या औजार लाएंगे? तो हमारा 12 में कोई ठेकेदार, हमारा जमींदार ने कोई उठाया, अगर भाई इनको औजार होने चाहिए, तो हमको घर बिठा दिया गया कल से। लेबर को भी, हमारे जमींदार को भी, मतलब ये जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं करता रहे, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कितनी लेबर को बैठाया घर? हम कम से कम 20 जना बैठा दिया, हमारे जमींदार को बैठा दिया। तो वार्ड में किस तरह काम कर रहे हैं? किस तरह कर रहे हैं? हर वार्ड में से 2-2 आदमी भेजा, उससे काम करा रहे, और हम कहते हैं तो हमसे बदतमीजी से और बोलते हैं। अब बता हम कहाँ जाए? 20-30 साल से काम कर रहे हैं ना। ऐसा ठेकेदार कोई ना है जिसने घर बिठा रही ना, हमको घर बिठा दिया। ऐसा कौन सा तरीका है? या तो ठेकेदार आके हमारा समाधान करे और नहीं तो हमारा फैसला करके जाए यहाँ पे कि हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए मांग लड़ी थी। मैं सेक्टर नंबर 1 का जमादार तो हुई, लेकिन ठेके प्रथा के लोगों ने मुझे 6-7 महीने पहले शहर का अध्यक्ष बनाया था सफाई कर्मचारियों ने। तो मैंने एक मांग रखी थी ठेकेदार जी से कि ठेकेदार जी, आप इन कर्मचारियों को, शहर के सभी कर्मचारियों को आप झाड़ू, रेडी, फावड़े, ESI कार्ड ये उपलब्ध करवाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़वाएं। यही मेरा गुनाह था। एक मैंने नगर निगम आयुक्त को ये ज्ञापन, जब आयुक्त महोदय को ये ज्ञापन दिया था कि राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो व्यक्ति सफाई कर्मी ठेके प्रथा पर या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उनको संविदा कर्मी राजकीय संस्था के अधीन माना जाएगा, और वो प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए नगर निगम, नगर पालिकाओं से सूची मांगी गई थी। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768. डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V-स्कैन, योग लेजर, A-स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 2338663। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
प्रदेश के पिपरोली में जर्जर स्कूल भवन के कारण हादसा सामने आया है। वहीं अलवर जिले में भी कुछ खतरनाक हालात वाले स्कूल मौजूद हैं। मालाखड़ा ब्लॉक की बात करें तो मिडिल स्कूल सोहनपुर में 3 क्लासरूम में पानी टपकता है। इसके अलावा एक अन्य क्लासरूम खस्ता हालत में है। यहाँ का कार्यालय भी जर्जर हाल में है। इसी तरह जमालपुर स्कूल के तो सभी क्लासरूम में बारिश का पानी टपकता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदयाल मीणा के अनुसार जर्जर कक्षों की सूचना लेकर इनमें बच्चों को नहीं बैठने के निर्देश दिए गए हैं। उधर पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने भी इस बारे में जानकारी दी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मेहता का कहना था कि इस दिशा में उदासीनता बरतने पर स्टाफ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कौन सा विद्यालय है और कितने कक्षाएं हैं, कितने कक्ष हैं सुरक्षित, और इस कक्ष पर ताला लग रहा है, क्या बात है? जी, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनपुर है। इसमें 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती है। इसमें से 5-6 कमरे सुरक्षित है, 3 कमरे जो क्षतिग्रस्त है, इनमें से पानी टपकता है और कक्षा में बच्चे बैठाने की स्थिति में नहीं है। गौरतलब है कि सोनपुर मिडिल स्कूल को लेकर एटीएल ने खबर भी प्रसारित की थी। प्रधानाचार्य कविता मीणा के अनुसार यहां 3 जर्जर क्लासरूम में ताला लगा दिया गया है। वहीं राजकीय पिपरोली स्कूल में भवन गिरने से अनेक बच्चों के दबने की घटना को लेकर भभुआ खुर्द में 2 मिनट का मौन रखा गया। यहां स्काईलाइट और स्पोर्ट्स कैफे में वाक पीठ संगोष्ठी हो रही थी। इसी दौरान पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उधर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि चीफ डीओ महेश कुमार गुप्ता रहे। साथ ही पिपरोली हादसे को सभी ने गंभीरता से लिया। आज सुबह सीडीओ साहब ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया था और सारे वाकपीठ के अंदर मालाखड़ा ब्लॉक के सभी प्रिंसिपल्स और पीओ के द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। अत्यंत दुखद घटना है कि राज्य सरकार के बार कहने के बावजूद कुछ साथियों की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से इस घटना से बचा जा सकता था, जबकि विभाग हमारा बार हमें सतर्क कर रहा है कि पीओ स्तर पर, प्रधानाचार्य स्तर पर और अधिकारी स्तर पर सभी विद्यालयों का अवलोकन करके कोई भी जर्जर भवन हो, टपकता हो तो वहाँ से बच्चों को किसी भी परिस्थिति में ना बैठाया जाए। इस बात को आज भी यहाँ पर भी व्यापक रूप से इसी बात पर चर्चा प्राथमिक मुद्दा रखा गया है और अभी हमसे सर्टिफिकेट भी सभी से पीओ से लिए गए हैं कि यदि आपके अधीनस्थ कोई भी विद्यालय के अंदर ऐसा कमरा या कोई ऐसी संभावना है जिससे बच्चे में बिजली करंट हो या कोई हादसा होने की है तो उससे बच्चों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रमाण पत्र भी से मांगा जा रहा है। इसमें बिल्कुल निर्देश दिया है कि कोई भी अगर भवन टपकता है या जर्जर है तो उसकी सूचना दें, क्रमशः एडीपीसी से इस कार्य को पूरा कराए। तब तक कार्य पूरा नहीं हो बच्चों को वहाँ से दूर रखें। झालावाड़ जिले में मिडिल स्कूल में वहाँ के खराब सिस्टम की भेंट बच्चे चढ़े हैं, जिसके चलते अलवर जिले में भी अब कुंभकर्णी नींद अधिकारियों की टूटी है। वहीं मालेखड़ा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों ने इसकी खराब जर्जर क्षतिग्रस्त स्कूल के कक्षों की रिपोर्ट बनाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की है और उन्होंने वाकपीठ संगोष्ठी में 2 मिनट का मौन उन दिवंगत बच्चों की आत्मा के लिए भी रखा है और घर वाले परिवार वाले को शक्ति प्रदान हो इस दुखद घटना को सहन करने की, इसके लिए भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। लेकिन ये पूरा सिस्टम ही खराब है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की ओर से मिड डे मील में चेक होता है वह राजस्व विभाग, प्रशासन, पंचायती राज सभी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उन्होंने किसी ने भी कक्ष की स्टेटस रिपोर्ट को नहीं बनाया, जिसका खामियाजा उन बच्चों को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा है। मैं उदय सिंह, मालाखड़ा, जमालपुर। मालाखड़ा क्षेत्र के खारेड़ा में वर्षों पहले गौ सेवा समिति गौशाला का शुभारंभ हुआ था। इसी गांव के लटया नाथ ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और संचालन आरंभ किया। अब उन्होंने नारायणी धाम के ग्राम नागल चंदेल में गौशाला शुरू की है। इसका नाम देव नारायण गौ सेवा समिति रखा गया है। वहीं आरोप है कि खारेड़ा गौशाला में गोवंश को छोड़कर और यहां बने मकान पर ताला लगाकर जाने से कई गोवंश की मौत हो गई। साथ ही अन्य गायें भूख से व्याकुल हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, जिससे गोवंश को संभाला जा सके।
मालाखेड़ा कस्बे के मुक्तिधाम सरकारी स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समाजसेवी पौधरोपण का काम कर रहे हैं। इनमें जगदीश प्रसाद मीणा और ओम प्रकाश अग्रवाल आदि शामिल हैं। वे पौधे लगाने के बाद उनकी सार संभाल का संभव प्रयास करते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जिससे सामाजिक सरोकारों से जुड़े इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इन लोगों और संस्थाओं से 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की उपशाखा मालाखेड़ा के ब्लॉक चुनाव संपन्न हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी विपिन देशवाल के अनुसार इसमें अध्यक्ष शिवदयाल, उपाध्यक्ष लखन सिंह, मंत्री हिमांशु गौतम और कोषाध्यक्ष राजेश मीणा होंगे, जबकि सक्रिय सदस्य मनीष शर्मा और कपिल कुमार मीणा सहित जिला प्रतिनिधि कुलदीप सिंह नरुका को चुना गया। इस दौरान विकास अधिकारी राजबाला मीणा और सहायक अभियंता गोविंद सिंह के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष के अनुसार आमजन के कार्य के साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं से पात्रों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये अपना कार्य को बिल्कुल ही अपने सुचारू रूप से करेगी और साथ ही हमें जिला कार्यकारिणी का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, जिससे हमारी कोई भी समस्या या हमारे सुझाव प्रदेश स्तर पर पहुंचाने में हमें आसानी रहेगी और हम आशा करते हैं कि जिला कार्यकारिणी हमारा भरपूर सहयोग करती रहेगी। जनसेवक जो जनता और जनसेवक है उनका हम पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे और उनकी जो बातें हैं उनको मानेंगे, विकास में पूरी उनकी सहभागिता निभाएंगे। हमारा जो लोक सेवक का है, लोक सेवक की जो समस्याएं आएंगी वो हम अधिकारियों से रखेंगे उनके सामने और पूर्ण रूप से उनको कराने का प्रयास करेंगे। अखवापुर में श्रावण मास में पेड़ों पर झूले डाले गए हैं। वहीं महिलाओं के अलावा बच्चे भी झूलने का आनंद ले रहे हैं। रिमझिम मल्हार के मध्य पेड़ों पर झूलों के दृश्य अब कम ही नजर आने लगे हैं। हरियाली तीज से पहले यह दृश्य दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कई जगह परंपरा निभाई जा रही है। क्षेत्र की निवासी वंशिका शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी अपने घर के आंगन में पेड़ पर झूला लगाया है। पूरे श्रावण मास में यह झूला लगा रहेगा। का महीना है, हम झूला झूलते हैं। आज हमारे झूला लगा है और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सारी सखियाँ एलिना, तनिषा, मैं, कानू, हम सब झूलते हैं झूले पे और बहुत ही अच्छा लगता है हमको। हाँ। पींग भी बढ़ाते हो क्या? हाँ, पींग भी बढ़ाते हैं। पींग भी बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा बड़े बड़े झूले डालते हैं। तो अब कब तक झूलोगे आप? पूरे सावन। उमरेड पंचायत समिति सभागार में विभिन्न प्रशिक्षण संपन्न हुए। यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंचायती राज विभाग द्वारा पीआई पोर्टल की जानकारी भी दी गई। अतिरिक्त विकास अधिकारी पप्पू यादव के अनुसार पीआई के तहत आंकड़े दर्ज करने आदि के बारे में बताया गया है। इस मौके पर राजेश यादव, लालू राम यादव, विजेंद्र नरुका, ज्योति शर्मा, अंकित शर्मा और महेंद्र तिवारी आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की पीआई के तहत ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। जो कल भी प्रशिक्षण दिया गया था और आज भी ये प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें पीआई के तहत किस तरह से आंकड़े दर्ज किए जाते हैं वो सभी ट्रेनिंग ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचों को दी जा रही है। प्रशिक्षण देने आई हूँ इंटिको कंपनी से। यहाँ पे पीएआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा जो पोर्टल था पीडीआई उसे चेंज करके पीआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये 1.0 और 2.0 पर काम करेगा, जिसमें जितने भी विभाग हैं वो चाहे वो हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे हमारा पंचायत समिति हो, ये सभी अपना अपना काम पोर्टल पे खुद से दर्ज करेंगे और जितने भी पंचायत समिति के गांव हैं उनका जो डेटा है वो इस पे दर्ज करना पड़ेगा। उधर पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री ई परियोजना के तहत ई प्रभारी को ट्रेनिंग दी गई। संबंधित अधिकारी श्याम बाबू ने बताया कि ग्राम पंचायत में ई प्रभारी बनाए गए हैं। यहां सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया गया। ई ग्राम प्रभारियों का अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण था, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी उपस्थित हुए। इसमें समस्त इनको हमारे साथी हरीश जी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया कि आपके जो ग्राम प्रभारी जिस ग्राम के बनाए गए हैं उसके लिए आपको उसकी जो वस्तु स्थिति है
वो अवगत करानी है कि वास्तव में स्थिति क्या है, वहाँ क्या तो है और क्या नहीं है, इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें एक प्रपत्र भरा जाएगा EG1, वो आकर के हमारा विभाग द्वारा उसको अपलोड किया जाएगा। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा उमरैन ब्लॉक में ऋषिराज सिंघल के नेतृत्व में साथिनों की बैठक आयोजित की गई। इसमें लाडो योजना सहित तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा बेटियों के जन्म लेने पर उसके और मां के नाम ग्राम पंचायत स्तर पर पौधा लगाने पर जोर दिया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख का बॉन्ड दिया जाता है और ग्रेजुएशन करने पर संबंधित युवती को 1.5 लाख रुपए की सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। आज साथिनों के साथ ग्राम पंचायत उमरैन में एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। हर महीने इनके साथ मीटिंग आयोजित की जाती है। ये ग्राम पंचायत पे अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है। जैसे अभी अपनी लाडो योजना एक राज्य सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजना घोषित कर दी गई है, जिसके तहत हर महीने जिले की रैंकिंग भी डिसाइड होती है। तो अपना ये मोटो यही है कि हम अपने जिले को फर्स्ट रैंक पर लेकर आए, जितने भी केस पेंडिंग है उनका निस्तारण करवाएं और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, उनके पूरे करवाएं, और जिससे कि लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और अपने विभाग की और अन्य योजना भी संचालित हो जाती है, जैसे सामूहिक विवाह योजना है, शिक्षा सेतु है, उड़ान योजना है और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, अन्य योजनाएं भी हैं जिससे कि लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। आज उमरैन ब्लॉक में ग्राम साथिनों की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस मीटिंग में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक रखी गई है। समीक्षा के साथ साथ कुछ जो नवाचार राज्य सरकार के द्वारा इस समय किए जा रहे हैं, हरियाली अमावस्या के दौरान जो वृक्षारोपण का एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत ये आह्वान भी सभी से किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत लेवल पे जहाँ कहीं भी बेटियां जन्म लेती हैं तो एक पौधा बेटी के नाम, एक पौधा माँ के नाम, इस प्रकार महिलाओं और बच्चियों के नाम से वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी हमारी साथी ने देंगी। साथ ही राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। खैरतल के महावर भवन में महिला मंडल ने हरियाली तीजोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई और पीली साड़ी पहनकर तीज माता के गानों पर नृत्य करती नजर आई। साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता के अलावा कार्यकारिणी अध्यक्ष रेखा महावर, सचिव शोभा महावर, कोषाध्यक्ष उमा महावर और ज्योति गुप्ता आदि मौजूद रही। खैरतल रेलवे स्टेशन पर बाल श्रमिक और बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्पेक्ट्रा संस्था सहित स्टेशन प्रबंधन, रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड लाइन अलवर ने आयोजित किया। प्रोग्राम मैनेजर गुलाब शर्मा ने बताया कि 30 जुलाई तक अभियान चलेगा। इस दौरान खैरतल से रेवाड़ी स्टेशन तक आला हजरत एक्सप्रेस में इस तरह के बालकों की तलाश की गई। कार्यक्रम में मुकेश कुमार पोसवाल, गोविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार गुर्जर, रामपाल, हेमलता राजौरिया और पायल कुमारी आदि की उपस्थिति रही। खैरतल के गोकुल हॉस्पिटल में शिविर लगाकर 210 लोगों की नेत्र जांच की गई। इसके अलावा 18 को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। यहां डॉक्टर योगेश ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं 4 जरूरतमंद मरीजों को कान की मशीन भी निःशुल्क दी गई। इसके अलावा हेल्थ केयर विशेषज्ञ रिंकू गुप्ता, रूबी और सपना गुप्ता का सहयोग रहा। शिविर आयोजन से जुड़ी कशिश बोधवानी ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन जयपुर ले जाकर करवाए जाएंगे। सावन में घेवर की खुशबू से खैरतल के बाजार महक रहे हैं। ऐसे में मिष्ठान विक्रेताओं के यहाँ खरीद ने जोर पकड़ लिया है। सिंजारे से एक दिन पहले विभिन्न प्रकार के घेवर की खरीद की गई। तीज पर पुत्री और बहनों के यहाँ वस्त्र आदि के साथ घेवर भेजे जाते हैं। यह पर्व नजदीक आने के साथ ही घेवर खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। राजगढ़ में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देश पर उप शासन सचिव सूर्य बहादुर वर्मा ने निरीक्षण किया। यहां विभिन्न राजकीय कार्यालय की 33 उपस्थित पंजिकाएं मौके पर जब्त की गई। 48 में से 20 राजपत्रित अधिकारी नदारद मिले और 279 अराजपत्रित कार्मिकों में से 107 गैर हाजिर थे। इन सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में सहायक शासन सचिव सुनील कुमार शर्मा सहित महेंद्र कुमार और चैनाराम शामिल थे। राजगढ़ में माचाडी मार्ग स्थित स्टेडियम में करीब 4 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन बनाया गया है। यहां यज्ञ हवन और पूजन के साथ प्रवेश उत्सव मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए, जबकि पंडित पूर्ण जयमन ने यज्ञ और हवन करवाया।
इस मौके पर परिसर में बरगद, नीम और त्रिवेणी आदि के पौधे लगाए गए। प्राचार्य ने नवनिर्मित भवन का फीता काटा और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन हिंदी की सहायक आचार्य डॉक्टर आरती जैन ने किया। वहीं डॉक्टर राव ने कहा कि नियमित अध्ययन से लक्ष्य को बिना किसी बाधा के प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इस भवन में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है और प्राचार्य का कहना है कि इसकी जल्दी व्यवस्था करवाई जाएगी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का अपना स्वयं का भवन जो राज्य सरकार के द्वारा 4.38 करोड़ रुपए से बना है, उसका विधिवत प्रथम सत्र और उसके साथ साथ भवन का आज उद्घाटन किया गया। इसमें 600 के आसपास बच्चियां पढ़ती हैं और नए सत्र 2025-26 के लिए भी 200 बच्चियों ने एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। नए भवन के अंदर सभी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब्जेक्ट्स हैं। भवन के अंदर सारी सुविधाएं हैं, केवल पानी की कमी है, वो हम जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ज्योग्राफी लैब बहुत शानदार बनी हुई है। अन्य कंप्यूटर लैब भी बनकर तैयार है, इंस्ट्रूमेंट्स लगने बाकी हैं। लाइब्रेरी भी बन गई है, परंतु बुक्स अभी नहीं आई हैं, वो शीघ्र ही हम कंप्लीट पूरा कर लेंगे। हवन आदि करके, क्योंकि हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, किसी भी चीज़ का हम शुभारंभ करें तो हवन आदि किए जाएं। उनमें हमने पंडित जी को बुलाया, उन्होंने हवन किया, जिसमें सभी अभिभावक, छात्राएं और गणमान्य लोग और पत्रकार बंधु मौजूद थे। और हम तो यही कहेंगे कि शानदार भवन, अभिभावकों का आश्वस्त करना चाहते हैं। नारायणपुर उपखंड कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके तहत धोली कोठी से लेकर सांतलपुर और नीमू चाणा तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क को बनवाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन देने के दौरान बाबूलाल जांगड़, एडवोकेट गौरीशंकर सैनी, हेमराज शेखावत, चेतन जांगड़, सतवीर शेखावत, माता दिन कसाना और बनवारी प्रजापत मौजूद रहे। इनका कहना था कि सड़क निर्माण की मांग 40 सालों से अनसुनी है। बारिश में तो घरों तक जाना ही मुश्किल हो जाता है और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण 2 बार खुद खर्च कर इस रास्ते की मरम्मत करवा चुके हैं, लेकिन मानसून में यह स्थायी सुधार भी ध्वस्त हो गया। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी तरफ से अनुशंसा करेंगे, सर नियमानुसार ये है सही है, तो इसमें आगे की कार्रवाई करते हुए इसको आगामी प्लान बनाने की। हमारे नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नीमू चाणा में सांतलपुर से लेकर के धोली कोठी तक रास्ते में माना डाणी, बाय डाणी, मालेव डाणी और लगभग 5 ग्राम पंचायतों जोड़ने वाली सड़क की मांग हम ग्रामीण 40 साल से कर रहे हैं। अभी सभी ग्रामीणों ने, आसपास के 36 कौम के लोगों ने स्वयं के खर्चे से 2 बार उस सड़क को हमने दुरुस्त करवा लिया और बारिश की वजह से वो सड़क फिर खराब हो जाती है। हमारी मांग है प्रशासन से कि स्थायी रूप से सड़क का पक्का निर्माण हो। आज हमने मुख्यमंत्री जी को, एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग करी है कि समय रहते हुए हमारी सड़क का निर्माण हो। यदि सड़क का निर्माण 7 दिन के अंदर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो हम 7 दिन बाद में एक उग्र आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेदार नारायणपुर का प्रशासन होगा। चलते चलते फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। करंट से मृत कांवड़ियों के परिजन 50 लाख मुआवजा नहीं मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। बिचगांव बस स्टैंड पर भूख हड़ताल की आरंभ। वृद्धा को पटरी पार करने में मदद करती किशोरी खुद हुई ट्रेन का शिकार। रूबास पुलिया के पास हुआ दर्दनाक हादसा। फार्मेसी की शटर काट करके हजारों की नकदी पार। जेल चौराहे पर शिव कॉम्प्लेक्स परिसर में सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। और न्यायिक कर्मियों की हड़ताल से कामकाज पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। पदों का पुनर्गठन नहीं होने पर बना आक्रोश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा।
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।